की। सबसे पहले बात करेंगे जिला डोडा के हवाले से, जहां पर डोडा के अस्सर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है। और अगर अभी की बात करें तो राष्ट्रीय राइफल्स 48 के दीपक जो है वो इस मुठभेड़ में शहीद हो चुके हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को जंगलों से एक M4 राइफल और 3 बैग बरामद हुए हैं। बता दें कि इस मुठभेड़ में एक आम नागरिक प्यारा सिंह पुत्र शिवलाल निवासी हिरनी घायल भी हुआ है, जिसके की पांव में गोलियां लगी हैं। बता दें कि सुरक्षा बलों का आतंकियों के साथ मंगलवार शाम को संपर्क हुआ था, जिससे बाद वहां पर गोलीबारी शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने जंगल को चारों तरफ से घेर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जिला डोडा के इलाके की तस्वीरें हैं, जो सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जो है वो अभी भी जारी है। स्थानीय लोग ये पुष्टि कर रहे हैं कि अभी भी बीच बीच में जो गोलीबारी की आवाजें हैं वो उन तक पहुंच पा रही हैं। यहाँ पर लेकिन एक बुरी खबर निकल कर ये आ रही है कि 48 राष्ट्रीय राइफल्स के जो दीपक हैं वो यहाँ पर शहीद हो चुके हैं। वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, अपने प्राणों की आहुति वो दे चुके हैं, यहाँ पर अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं। जहाँ पर अभी भी यहाँ पर अगर बात करें तो राष्ट्रीय राइफल्स सिक्योरिटी एजेंसीज जितनी भी हैं वहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन उनके द्वारा चलाया जा रहा है और लगातार आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो है वो इन दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। जहाँ पर आपको बता दें कि डिप्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिल रही है, हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर की गई है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। तस्वीरें भी आप साफ तौर से देख सकते हैं। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए जिला डोडा से विकास मनहास हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताजा अपडेट इस एनकाउंटर के हवाले से निकलकर सामने आ रही है? जी शिपल, मैं आपको बता दूं, कल बीती रात को जो है इनकाउंटर अस्सर के हिरनी एरिया में शुरू हुआ था और उसके बाद जो है ये मुठभेड़ लगभग 15 से 20 मिनट वहां पर चली। लेकिन आज सुबह दोबारा से उसी एरिया में जो है दोबारा से फायरिंग हुई लगभग 3 से 4 बार और उसके बाद जो है काफी दुखद समाचार आ रहा है। एक कैप्टन हमारे दीपक वो जो है इस हमले में जो है शहीद हो गए हैं और एक लोकल जो प्यार सिंह हिरनी गांव के रहने वाले वो जो है इस इनकाउंटर में जो है जख्मी हुए हैं और उनको इलाज के लिए पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर अस्सर भेजा था, अब जो है उनको शिफ्ट कर जीएमसी हॉस्पिटल डोडा के लिए इलाज के लिए भेजा गया है। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम पिछले 2 महीने में देखें तो जून के महीने में और जुलाई के महीने में काफी ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां जिला डोडा में देखने को मिली हैं। वहीं पर इंडिपेंडेंस डे भी जो है वो कल मनाया जाएगा। इसको लेकर क्या लगता है कि पाकिस्तान द्वारा या फिर इन आतंकवादियों द्वारा नापाक हरकतें की जा रही हैं, लोगों को दहलाने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, पिछले लगातार 2 महीने से डोडा के अंदर ये 8वां इनकाउंटर है। चाहे फिर छतरगला में हुआ था, फिर गंदो के 2 इनकाउंटर हुए थे, गादी गाडाल वाला एरिया, फिर तेसा और कास्तीगढ़। अब जो अस्सर का जो एरिया है जो बिल्कुल पत्नीटाप से कनेक्ट होता है, यानी अस्सर बादल भी जो है बिल्कुल छाए हुए हैं जहां पर इनकाउंटर चल रहा है। अभी भी मुठभेड़ वहां पे चल रही है और इसमें जो है एक आतंकी की जो है एक M4 जो है राइफल मिली है और साथ में 3 से 4 बैग भी मिले और वहां पर जो है कुछ ब्लड वगैरह भी देखने को मिला है। तो ऐसे में वहां पर बताया जा रहा है कि एक आतंकी भी जो है इसमें जख्मी है, वो भी जो है बिल्कुल उस नाले की ओर छुपे हुए हैं और 3 से 4 आतंकी जो है इसमें बताए जा रहे हैं जो इस इनकाउंटर में शामिल है। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने देखा कि जब से 370 एब्रोगेट किया गया है तब से अभी तक यहाँ पर लगातार आतंकवादी गतिविधियां जम्मू डिवीजन में देखने को मिल रही हैं। खासतौर पर अगर हम पीर पंजाल एरिया की बात करें या फिर अगर हम चिनाब वैली की बात करें, यहाँ पर ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है इन आतंकवादियों की स्ट्रैटेजी चेंज हुई है? कश्मीर डिवीजन से जम्मू डिवीजन ये लोग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, टेररिज्म को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये लंबे समय के बाद जो है डोडा या चिनाब वैली में जो है देखने को मिल रहा है और क्योंकि देखिए इससे पहले यहाँ पर आतंकवाद बहुत ज्यादा था लेकिन अब जो है कम हो चुका था, लेकिन इस बार फिर से दोबारा से ये सब चीजें जो है डोडा के अंदर देखने को मिल रही है और जिसमें जो है आतंकवादी लगातार हमले कर रहे हैं। साथ में OGW नेटवर्क जो है डोडा या हो या कठुआ इन तमाम जगहों पर काम कर रहा है जो इन आतंकवादियों का साथ दे रहा है और कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी कर रही है। विकास, यहाँ पर एक चीज जानना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 महीने पहले हमने देखा था कि यहाँ पर 4 स्केचेस भी जिला डोडा में आतंकवादियों के जारी किए गए थे। क्या ये वही आतंकवादी जो है वो एक्टिवली यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक्टिवली लोगों को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ और आतंकवादी जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं?
जी हाँ, फिलहाल डोडा पुलिस ने जो है पहले 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए थे और उसके बाद जो है 3 और आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए थे जो तेरसा वाले एरिया में देखे गए थे जिनकी मूवमेंट। लेकिन फिलहाल इस तरह का बताया नहीं जा सकता क्योंकि आतंकवादी जो है लगभग 20 से 22 जो है यहाँ से बताए जा रहे हैं कि जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है और अलग अलग जगहों पर जिनकी मूवमेंट जो है देखने को मिल रही है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इनके ऊपर इनाम भी रखा था 5 लाख और इनके स्केच भी जारी किए गए थे। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, इस तरीके से कल इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, हर जगह पर यहाँ पर पेट्रियोटिज्म की सेंस देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं पर यहाँ पर लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, हमले देखे जा रहे हैं, तो वहीं पर शहरी इलाकों की अगर बात करें, रेजिडेंशियल एरियाज की, किस तरीके से वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सिक्योरिटी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर चप्पे चप्पे पे है, चाहे नेशनल हाईवे हो, लिंक रोड हो या सिटी वाले एरिया हो, तमाम जगहों पर सिक्योरिटी लगाई गई है और चेकिंग की जा रही है और हर किसी को जो कोई भी पास कर रहा है, इसी रास्ते पे मचेल यात्रा भी चल रही है बिल्कुल सही तरीके से। ऐसे में सिक्योरिटी काफी बढ़िया तरीके से है, लेकिन आतंकवादी जो है जंगल वाला एरिया पकड़ रहे हैं और ऐसी जैसी जगहों पर गन पॉइंट पर कुछ लोगों को रखकर इस तरह की मूवमेंट जो है देखने को मिल रही है उनकी। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास जिला डोडा से अपडेट कर रहे थे एनकाउंटर के हवाले से, जहां पर की एक बुरी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। एक कैप्टन जो है वो वीर गति को प्राप्त भी हुए हैं, जिनका नाम दीपक बताया जा रहा है। और अगर अभी की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। इसी बीच बात करेंगे सियासत की, जहां पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हवाले से अगर आपको अपडेट करें तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल जल्द बजने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां पर कि नई दिल्ली में आज गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी के चुनाव आयोग के साथ अहम बैठक की जा रही है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर मंथन होगा और साथ ही साथ सूत्रों की अगर माने तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो यहाँ पर दिल्ली में आज होने वाली है, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बुलाया है होम सेक्रेटरी को बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के हवाले से। जिस तरीके से पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई भी असेंबली इलेक्शन जो है वो देखने को नहीं मिली। इसी बीच हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, जिसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अभी तक कुछ साफ नहीं किया गया है कि इलेक्शंस होंगी, कब होंगी। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, आप बताइएगा, जिस तरीके से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होम सेक्रेटरी को समन भेजा है, उनको बुलाया गया है, मीटिंग होगी, क्या कुछ अहम बातें इस मीटिंग में निकलकर सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हेड क्वार्टर है उसके बाहर हम मौजूद है। सीधी तस्वीरें दिल्ली से अब हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अभी 2 मिनट पहले अजय कुमार भल्ला हैं जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो पहुंचे हैं और उनके पहुंचने के बाद अब मीटिंग शुरू होने की खबर हमारे पास आई है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है CEC राजीव कुमार और उनके साथ जो और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और मीटिंग की जा रही है, यानी कि मीटिंगों का दौर जारी है। और इस मीटिंगों के दौर के बीच कहीं ना कहीं जो अहम बात है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव कराए जाने हैं उनकी तारीखों का ऐलान होना है और साथ ही जो सूरत हाल इस वक्त फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है, गृह मंत्रालय को वो रिपोर्ट जानी है और उसको लेकर के यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए, खबर सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है वो 5 से 6 चरणों में कराया जा सकता है और साथ ही ये चुनाव 20 अगस्त के बाद कभी भी इन चुनावों की घोषणा की जा सकती है। और इसीलिए होम सेक्रेटरी अजय भल्ला यहाँ पर पहुंचे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में वो पहुंच चुके हैं। और खबर ये है कि मीटिंग के अंदर जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डेलीगेशन जम्मू कश्मीर गया था वहां पर उन्होंने कहा था कि तय तारीखों पर चुनाव किया जाएगा। देखिए, यूटी बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराने हैं। हालांकि जिस तरह का माहौल, दहशतगर्दी का माहौल फिलहाल वहां पर बना हुआ है, तो ऐसे में ये जरूरी था कि इस सब को लेकर के रिव्यू बैठक की जाए वो गृह मंत्रालय के साथ कि आखिर गृह मंत्रालय और इलेक्शन कमीशन मिलकर किस तरह से इस चुनाव को सुरक्षित करा सकता है, कैसे लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि आप वोट करने के लिए घर से निकलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात ये रहेगी कि चुनाव के लेकर आज भी अगर आप हालात देखें
तो डोडा में अभी फिलहाल हालात बिल्कुल। बिगड़े हुए हैं, और अगर इसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो फिलहाल हालात हैं अगर वो उसी तरह से रहे तो गृह मंत्रालय और इलेक्शन कमीशन के अगले कदम क्या रहेंगे, क्या दोनों मिलकर के सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से आप देख रहे हैं, जहां पर अहम बैठक शुरू हुई है और इस बैठक की खबरें ताबिश, लगातार हमारे आपसे एक पास आ बात रही जानना हैं। चाहूंगी, जहां पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 और 25 अगस्त के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हेड हैं, जो यहाँ पर ईसीई हैं, वो उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कब होंगी इसका ऐलान किया जा सकता है। तो इस मीटिंग में क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस जताई जा रही हैं कि जल्द से जल्द ऐलान हो सकता है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का? बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं, चूंकि इलेक्शन कमीशन के जो सूत्र हैं हमारे, उनसे हमारी बातचीत लगातार हो रही है। जब हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या जो अपोजिशन बार बार ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव आगे मुलतवी कर सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, उनका कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, स्टेप बाय स्टेप जो काम करने थे वो सारे काम हो चुके हैं। लास्ट जो मीटिंग है वो रिव्यू मीटिंग इलेक्शन और होम मिनिस्ट्री की है कि किस तरह से सुरक्षा को अहम, देखिए जो सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो और राज्यों से बहुत अलग है। और राज्यों के चुनाव जो होते हैं वहां पर इतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस तरह के हालात नहीं होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर एक अलग उसका परिक्षेप है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं। तो ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि गृह मंत्रालय को कदम उठाने होंगे। हालांकि अभी ये भी खबर है कि होम मिनिस्टर भी एक हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं, अजीत डोभाल हैं और तमाम जो अधिकारी है वो इस मीटिंग में है। यानी एक के बाद एक मीटिंगों का दौर जारी है। और जम्मू कश्मीर के जो सूरत हाल फिलहाल है उसको मद्देनजर किस तरह से चुनाव कराए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन को यह भी जानना जरूरी होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से क्या फोर्सेस मुहैया कराई जाएंगी, कि किस किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप कॉन्फिडेंस जम्मू कश्मीर के आवाम का जीत पाते हैं, आप ये उन्हें समझाने में आसानी से कामयाब हो जाते हैं कि वहां पर लोग अगर वोटिंग करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सुरक्षा के इंतजाम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। तो ऐसे में ये मीटिंग इस बार जो चल रही है जम्मू कश्मीर के चुनाव के हवाले से बहुत अहम मानी जा रही है। हालांकि ये जो मीटिंग होती है ये अंतिम दौर के समय की जाती है, यानी जब चुनाव की सारी तैयारियां कर ली जाती हैं उसके बाद ये मीटिंगें की जाती हैं। तो इस बात से इंडिकेशन साफ मिलता हुआ नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की जो तारीखें हैं वो तय तारीख यानी 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने की जो तैयारियां हैं वो होने की तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से दिखा रहे थे, जहां पर की लगातार एक मीटिंग, एक रिव्यू मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग जो है वो की जा रही है। अभी तक की बड़ी खबर जो है वो आपको बता दें कि आतंकी हमलों को लेकर रक्षा मंत्रालय जो है वो काफी गंभीर नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अहम मीटिंग हो रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर जो है वो मंथन किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट अब कड़ा रुख अपनाते नजर आ रही है। सेना अध्यक्ष की अगर बात करें या फिर अगर हम जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं, वो इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। और लगातार अब रक्षा मंत्रालय जो है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पर गंभीर होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 2 से 3 महीनों में लगातार आतंकवादी गतिविधियां जम्मू डिवीजन में देखने को मिल रही है, जहां पर आज भी हमने आपको डोडा एनकाउंटर के हवाले से अपडेट किया। इसी के चलते यहां पर लगातार जो रक्षा मंत्रालय है वो गंभीर नजर आ रहा है। और इसी बीच जिस तरीके से ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि असेंबली इलेक्शंस भी बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में होंगी, इसको लेकर भी लगातार जो है वो मंथन किया जा रहा है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कड़ा रुख अपनाता नजर आ रहा है। अब यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा भी मीटिंग जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल शिफान, अभी देखिए कि अस्सर इनकाउंटर में 48 RR के कैप्टन शहीद हो चुके हैं, उन्होंने शहादत दी है। तो ये चिंता का विषय है। अगर तीसरे टेन्यूअर को देखें तो एक मोटा आंकलन बताता है कि 14 जवानों ने आज का मिलाकर के ऑफिसर्स और जवानों ने शहादत पाई, 15 जवानों ने शहादत पाई है, 13 आतंकवादी मारे गए हैं, 10 सिटीजन मरे हैं, 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड्स हुए हैं। अगर हम विस्तृत तौर पे बताएं तो वाकई में जब तीसरा टेन्यूअर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, आतंकवादियों ने यहाँ पर यानी जम्मू प्रोविंस में अपनी गतिविधियों में इजाफा किया है। ये एक चिंता का विषय है। और इस चिंता को लेकर के
हालांकि यात्रा भी चल रही है, यात्रा के बीचों बीच इस तरह से आतंकी हमले हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी मीटिंग कॉल की है। इस मीटिंग में अजीत डोभाल भी है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो भी मौजूद हैं, जो डीजीएमओ ऑपरेटिंग है वो भी वहाँ पर मौजूद है। इन सबको चर्चा इस पर की जा रही है कि अचानक ही ऐसी वारदातें क्यों हो रही हैं। अगर हम बड़े गंभीरता इसको जांचें तो पहले ऐसा नहीं होता था। टेररिस्ट अटैक होते थे, लेकिन टेररिस्ट अटैक जो करते थे टेररिस्ट, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा 48 दिन या फिर 48 घंटे या फिर 1-2 महीने के बीच में उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता था। ये बड़े वेल ट्रेंड हैं, जिस तरीके से आज कैप्टन को शहीद किया गया है, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड हैं। चाहे हम रियासी वाली बात करें या फिर हम जिला डोडा की बात करें या फिर कठुआ की बात करें, वहाँ पर इन्होंने किस तरीके से घात लगाकर हमला किया है और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हमें पहुँचाया है, सेना को पहुँचाया है, और खुद अभी भी वो कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट के साथ वंचित है। तो इन सभी विषयों पर चिंता की जा रही है। हालांकि एक नेटवर्क तोड़ा है जो OGWs का था, ADGP जम्मू इस बात को क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नेटवर्क तोड़ा है, लेकिन चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, उनके माथे की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम इसको इलेक्शन से अगर हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो जिस तरीके से अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होम सेक्रेटरी से मीटिंग हो रही है और ये निकल कर सामने आ सकता है कि सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट कैसे ज़्यादा बढ़ाई जा सके जम्मू कश्मीर में, तो क्या लगता है कि असेंबली इलेक्शंस पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं? वेल शुक्र, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, लेकिन बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो राजीव कुमार आए थे, उन्होंने पत्रकार वार्ता में ये कहा था, स्पष्ट तौर पर उन्होंने संकेत दिया था कि आतंकी या पाकिस्तान के नापाक मंसूबे इलेक्शन पर किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर आपने इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने हैं, कल उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने भी कहा था कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव फ्री एंड फेयर हुए हैं, इसी तरीके से विधानसभा के चुनाव भी फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि हम आज कॉल लेंगे इसकी डिप्लॉयमेंट की, कहाँ डिप्लॉयमेंट करनी है या सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है, इन पर चर्चा की जाएगी। मुझे लगता है कि एडिशनल डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरीके से आतंकवादी वेल ट्रेन है और किस तरीके से घात लगा करके वो हमला कर रहे हैं। ठीक है विनोद जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी होगी, वहीं पर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैटेजी चेंज की गई है। जहाँ पर ये बताया जाता था कि पहले पब्लिक प्लेसेस पर अटैक होते थे, वहीं पर अब आर्मी पर अटैक हो रहे हैं, कॉन्वॉयज पर अटैक हो रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है कि अब जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या फिर सेंट्रल लेवल पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनकी क्या कुछ स्ट्रैटेजी बननी चाहिए ताकि यहाँ पर थोड़ी सी लगाम यहाँ पर टेररिज्म पर लग सके? वेल शिपन, उनको मौका नहीं मिल रहा है। अगर बात की जाए रियासी में 9 जून की, तो 10 श्रद्धालुओं को आतंकवादियों ने मार दिया था। तो आप ये सोचें कि उनके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं। पब्लिक प्लेस पे वो फिलहाल नहीं आना चाहते हैं, वो जंगलों में रह करके जो नेचुरल केव्स हैं उनके सहारे या फिर जंगलों के सहारे आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना टारगेट बनाना चाहते हैं और उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। और शायद यही एक कारण है वो पब्लिक प्लेस में नहीं है। अगर स्ट्रेटेजी चेंज किया है तो स्ट्रेटेजी चेंज करने में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि एपिक सेंटर को जम्मू प्रोविंस को बनाया है, और जम्मू प्रोविंस के एपिक सेंटर्स को आप देखो, डोडा से वो अनंतनाग कुकरनाग जा रहे हैं, पुंछ राजौरी से शोपियां जा रहे हैं। इस तरीके से एपिक सेंटर वो जम्मू को बना करके कश्मीर में भी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार यहाँ पर अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर की डिफेंस मिनिस्ट्री की एक रिव्यू दिवस के उपलक्ष्य में पहला राज्य स्तरीय आयोजन इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर किया गया था और आज भी यह राज्य स्तरीय आयोजन कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही हो रहा है। मित्रों, आज का दिन हमें बंटवारे के कारण जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों की याद तो दिलाता है, लेकिन मुझे गर्व है कि मां के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी लालच में नहीं आए और अपने देश, धर्म व स्वाभिमान को
तरहीज देते हुए दर दर की ठोकरें खाना स्वीकार किया, भूखे प्यासे खाली हाथ मेहनत की और फिर से अपने आशियाने बसाए। यही नहीं, आज यहाँ गए वहां की खुशहाली और समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देने का काम कर रहे हैं। अपनी मेहनत से उस इलाके को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खेती से लेकर के उद्योग, बुद्धिजीवी से लेकर के श्रमजीवी तक सभी क्षेत्रों में आज यह समुदाय सबसे आगे है। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि उन परिवारों ने और उन नई पीढ़ियों ने हरियाणा के विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आज हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, इसे बनाने में उन मेहनतकश लोगों द्वारा बहाए गए पसीने का बड़ा योगदान है। यही नहीं, वे देश के जिस भी कोने में बसे हुए हैं उस क्षेत्र में विशेष समृद्धि आई है और इसका श्रेय उनकी देशभक्ति, ईमानदारी, निष्ठा एवं लगन को जाता है। मुझे आज का दिन हमें भाईचारे का संदेश भी देता है। यह दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि सामाजिक एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि भारतवासी अपने इतिहास से सबक लें, स्वर्णिम भविष्य के लिए राष्ट्र की एकता के प्रति समर्पित हों। हरियाणा की इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक भी सहन किया है। यहाँ के अनेक परिवार पाकिस्तान तो गए ही, उस समय के पश्चिमी पंजाब से उजड़ कर आने वाले परिवारों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। मैं आपके उस दर्द को भली भांति जानता हूं। आज का दिन आजादी के समय सीमा के इधर या उधर जाने वाले हर व्यक्ति, हर परिवार के घावों को हरा कर देता है। आज यहाँ ऐसे लोग उपस्थित हैं जो विभाजन की उस विभीषिका का शिकार हुए थे। ऐसे युवा भी उपस्थित हैं छुपे होने की, उसी को लेकर ये इलाके पूरी तरह से खंगाले गए हैं और मकसद एक ही है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई खलल बाधा ना पड़े। यहाँ सिक्योरिटी जो पूरी तरह से बीफ्ड अप कर दी गई है। खासतौर पर अगर बॉर्डर के इलाकों का जिक्र करें तो बॉर्डर पर जिस तरह से बीएसएफ ने भी अपना सुरक्षा ग्रिड मजबूत किया है, इसी के साथ साथ पेट्रोलिंग लगातार बड़े पैमाने पर की जा रही है। और खासतौर पर अगर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर बात करें तो यहाँ पर आर्मी, इसी के साथ साथ सीआरपीएफ, सीएएसएफ, पुलिस, एसओजी की टीमें लगातार अपनी ड्यूटीज को बखूबी अंजाम दे रही हैं। और जो भी लोग ऐसे दिख जाते हैं कई ऐसे इलाकों से निकलते हुए, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। तो सुरक्षा को पुख्ता करना यही एक मकसद है सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिसको लेकर लगातार ये तमाम तरह के जो भी प्रिकॉशन है, जो भी एसओपीज है, उसका लगातार पालन किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी टेंस नजर आ रही है, जिसके चलते इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, नेशनल हाईवे, रेजिडेंशियल एरियाज और वहीं पर हर एक इलाके में जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो मुस्तैदी से काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार सिचुएशन है वो यहाँ पर टेंस नजर आ रही है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।